हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लेकर आ गए आपके सामने एनएमएस एग्जाम 2023 के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जल्दी से ज्वाइन करें और क्वेश्चनों का फ़ायदा लें। तो अपन शुरू करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार रहने वाले आपके ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह होता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी, सी साधारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी प्रतिबिंब, जिसे अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जो अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। यानी अब की बार आपकी क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, या ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसे हमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे किस प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और पूरे के पूरे उसके अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको अपन को समझते हुए चलना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे चलते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। आपको बताना है कि पादपों के अंदर जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, बी है फ्लोएम के द्वारा, सी रंध्रों के द्वारा, डी ऑप्शन है मूल रोमों के द्वारा। जल परिवहन का पूछा गया है तो आपको पादप के अंदर के भाग के अंदर जल परिवहन का पूछा गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर जाइलम के द्वारा, यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। और रंध्रों के द्वारा क्या होता है? पादप के अंदर रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो रंध्रों के द्वारा होती है। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि रंध्रों की क्रिया के द्वारा पादप के कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है। तो आपको इसमें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया भी किससे होती है? रंध्रों के माध्यम से होती है। और मूल रोम के द्वारा क्या होती है? मूल रोम के अंदर जो भी मृदा के अंदर जितना भी रंध्रावकाश के अंदर जल होता है वो मूल रोम अपन पादप के अंदर लेकर आते हैं। तो अपन को सभी की जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। तो आगे चलते हैं अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति का विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है। ए ऑप्शन है 9 से 12 प्रति मिनट, बी ऑप्शन है 15 से 18 प्रति मिनट, और सी ऑप्शन है 21 से 24 प्रति मिनट, और डी ऑप्शन है 30 से 33 प्रति मिनट। तो इसमें आपको सोच समझ कर इसका आंसर करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 18 प्रति मिनट, यानी मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। अब की बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर श्वसन दर तो आपने पूछ लिया, लेकिन आपको हृदय धड़कन की दर पूछ सकता है, तो कितनी होती है? 1 मिनट के अंदर 72 बार होती है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ विद्यार्थियों, अभी आपको अगर क्लास अच्छी लगती है और आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहे हैं, तो क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो आपको इसी क्लास यानी साइंस के ऊपर आने वाला है। तो अपन फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि अपन को क्वेश्चन पूरा करना है और पेपर को पूरा सोल्व करना है, जो सेट के नाम से आपका साइंस का एग्जाम में अंदर पूछा जाता है, तो अपन उसको पूरा सोल्व करेंगे। थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जे थॉमस, चैडविक, गोल्डस्टीन और डाल्टन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जे थॉमस ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने क्या की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और डाल्टन ने क्या किया? खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है,
आपको ये क्वेश्चन सभी याद रखने वाले हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के रिलेटेड ही आपको अगले एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे ऑप्शन को उसके हिसाब से आपको याद करके जाना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाया जाता है। यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल लैब होती है उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यानी ए आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताना है। ए ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन है ZnCl2, सी ऑप्शन है CaCO3, डी ऑप्शन है CaSO4। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा है तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर ऑप्शन राइट होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम CaCO3 कार्बोनेट होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका क्रियाओं का कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है। ऐसा कौन सा अंग है जो कोशिका क्रिया का नियंत्रण करने वाला होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली और हरितलवक। बहुत सोच समझ के इसका आंसर करना आपको। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिकीय क्रिया के अंदर केंद्रक होता है जो सभी कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है। आपको बताना है जल का वायु के समकक्ष कितना अपवर्तनांक होता है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी 4/3 होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, लोह पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। लोह पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3, FeO, Fe2O3, XH2O, डी ऑप्शन है ApCl3। तो इसमें आपको बताना है कि लोह पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Fe2O3 H2O, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैनियल सेल में विद्युत अपघटन होता है। आपको बताना है कि डैनियल सेल है उसके अंदर विद्युत का अपघटन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फाइड। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉपर सल्फेट। डी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का मुख्य अवयव क्या होने वाला है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य अवयव ए ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी मीथेन है जो CNG का कार्य करता है। आपको पता है मीथेन गैस किससे निकलती है, गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है, तो उसे CNG कहते हैं, यानी प्राकृतिक गैस के बारे में आपको पूछा गया है। इतना लेवल का आपका पेपर नहीं आता है, आपको सिर्फ सोच समझ के इसका आंसर करना होता है। जो दिमाग से लगा कर आंसर करता है तो वो निश्चित ही क्वेश्चन को राइट करता है और वो अच्छे अंक से अपने एग्जाम को पास करता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कौन सा है। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष पूछा गया आपको। तो ए है ऑप्शन दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मंदद्विता, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है जरा दृष्टि दोष, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत क्या है। ए पवन, जल, सूर्य और पेट्रोल। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल है जो अनवीनीकरण है। आपके बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नवीनीकरण बताओ, तो आपको पवन, जल और सूर्य ये तीनों क्या है, नवीनीकरण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर जो किसी प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वो क्या कहलाती है। ए अभिलंब, बी परावर्तित किरण, आपतित किरण और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है
कि प्रकाश की किरण की सतह पर पड़ती है तो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी यानी आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक। तो इसमें राइट आंसर बताना है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस, यानी बी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दहन एक क्रिया है। आपको बताना है जो दहन है वो एक क्या क्रिया है, जलाना एक क्रिया है। ऑक्सीकरण, अपचयन, वियोजन, संयोजन। अपन किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थी वो कहलाती है ऑक्सीकरण, यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है पौधों में पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं। ए अपघटन, उपभोक्ता, उत्पादक और उपयोग सभी। इसमें आपको बताना है कि पौधे हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कौन सा घटक बनाते हैं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन है, उसके परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको इसके अंदर राइट आंसर बताना है। ए 23, बी 12, सी 10 और डी 11। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर राइट आंसर होना वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको, तो आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगले क्वेश्चन है उत्तल लेंस में आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। आपको बताना उत्तल लेंस एक आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है जो वस्तु को किसके सामने किस प्रकार रखते हैं। ए ऑप्शन है अनंत और 2f के बीच रखते हैं, बी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, बी है प्रथम फोकस पर, डी ऑप्शन है 2f पर। तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है तब उसको लेंस को किस स्थान पर रखते हैं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राकृतिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वो किस कार्य करता है, लेंस के समान रखते हैं, तो वो उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की बातें कार्य करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है कौन सा संबंध सही नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संबंध है जो सही नहीं है। ए है चाल बराबर दूरी बटा समय, बी चाल बटा दूरी समय, सी ऑप्शन है चाल बराबर दूरी बटा समय, डी ऑप्शन है चाल बराबर 1 दूरी इंटू समय। ऐसा पूछा गया कौन सा संबंध है वो सही है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर होने वाला है चाल बराबर दूरी बटा समय, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोई सरल दोलन 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया आपको। इसके अंदर आपको बताना है कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको ऐसा करना है कि आपको पहले लेना है 32 ऊपर और 20 नीचे। तो इसको आपको करना है। इसके अंदर कैसे करना है, इसके अंदर आप देखना है कितना इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला विद्यार्थियों अपन जब इसको काटते हैं तो उसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/6, यानी प्रति सेकेंड के अंदर ये इतना आता है। क्योंकि अपन जब इसका 2 का पूरा भाग देते हैं तो 20 दूने 40 हो गए, तो 2 हो गया, तो 20 के दूना आधा कर दिया, तब इसके अंदर ये एक बार कट गया यानी 1, और इसके अंदर पीछे कितने बच गए, पीछे इसके अंदर बच गए 12 बच गए। 12 के अंदर भी इसका भाग पूरा नहीं जाएगा तो 120 करेंगे, 120 करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 1.6 प्रति सेकेंड, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। आपको बताना है कि कोई वस्तु अगर नियत चाल से गति कर रही है तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा, विवक्रीय रेखा, परवलयकार, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा, अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणु से जुड़ा होता है। आपको बताना है कि ग्रेफाइट है वो एक कार्बन परमाणु के साथ अन्य कितने परमाणु के साथ जुड़ा होता है। 2, 5, 4 और 3। तो इसमें अंदर राइट आंसर कौन सा होगा विद्यार्थी, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, क्या ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उदासीनीकरण है, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी। इसके अंदर क्या होता है कि जब पत्ती के अंदर प्लांट के पत्ती के अंदर प्रकाश को अवशोषित करते हैं, अवशोषण करना क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी, यानी वो उसके अंदर ग्रहण कर रहा है तो शोषी कहलाता है। शेपी का अर्थ होता है किसी किरणों या किसी वस्तु को बाहर की तरफ उछालना, शेपी यानी उसका उत्सर्जन करना शेपी कहलाता है। तो यानी जो आपके वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी के अंदर आएगी। अगली बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन जो उत्सर्जन है नहीं, जो आपका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो प्लांट के अंदर उस किस क्रिया के रूप में कार्य करती है, वो क्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी, यानी वाष्पोत्सर्जन का बाहर निकालना। तो इसके अंदर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम बताना है। बालू, मशरूम, ह्यूमस और कास्ट। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ह्यूमस। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, एक साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कीड़ों को पकड़कर आहार बनाने वाले अबरबेल, गुड़हल, घटप्राणी, गुलाब। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घटप्राणी। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त रस संग्रहित होता है, आपको बताना है पित्त रस है वो किसके अंदर संग्रहित होता है, अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय, क्षुद्रांत। इसके अंदर राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, यानी सी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आपको बताना है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस में होता है, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन या माइक्लोबिन। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, O2 का प्रतिशत पूछा गया है। 1.5%, 21%, 0.03, 2%। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीट की हानिकारक अवस्था पूछी गई है। आपको बताना है कि कीट की हानिकारक अवस्था कौन सी होती है, ए अंडा, बी लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप सभी को पता है कीट की लार्वा अवस्था होती है जो सर्वाधिक हानिकारक अवस्था कहलाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोयले का अश्मीय मान कितना है, ए 17 किलो जूल प्रति ग्राम, बी 25 से 23 किलो जूल प्रति ग्राम, सी ऑप्शन है 48 किलो जूल प्रति ग्राम, डी ऑप्शन है 55 किलो जूल प्रति ग्राम। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थायी चुंबक बने होते हैं, आपको बताना है कि स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के, तांबे के, लोहा, निकेल व कोबाल्ट के, मिश्र धातु के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, लोहा, निकेल व कोबाल्ट के मिश्र धातु से। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो वह दूसरी वस्तु उदासीन हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर, राइनोवायरस, इकोलाई, माइट्रोबैक्टीरिया, ट्यूबिरियम, कुलेलिसिस। इसके अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा छोटी माता है वो वेरिसेला जोस्टर के द्वारा फैलती है, यानी ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई कोलाई है जो आपके मानव के द्वारा अलग किया गया एक बैक्टीरिया है जो किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो ये ई कोलाई कहलाता है। और राइनो वायरस होता है जो एक अलग ही रोग का कारक है,
माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबेरसम होता है जो ट्यूबर यानी गांठ में बढ़ने के लिए ये काम करता है। तो इसके अंदर आपके ये 35 क्वेश्चन सेट के यानी साइंस के पूछे जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपने ये क्लास पूरी देखी इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।